हेलो स्टूडेंट्स, मैं एसके हुसैन। Welcome to Chemistry Garden by S.K. Welcome to Hussain, Chemistry sir. Garden. Welcome to by Chemistry S.K. Garden. एस के Hussain हुसैन sir. सर की Welcome क्लास to केमिस्ट्री Hussain केमिस्ट्री sir. गार्डन में आपका स्वागत है एस के हुसैन सर। आज हम लोग पढ़ेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म। जो कोई रिएक्शन होता है तो कैसे कैसे करके कंप्लीट होता है, वो रिएक्शन किस किस प्रोसेस से, कितने स्टेप में कैसे करके वो कोई भी रिएक्शन होता है। तो ऑर्गेनिक रिएक्शन कैसे होता है, इनऑर्गेनिक रिएक्शन कैसे होता है। तो इनऑर्गेनिक रिएक्शन का मैकेनिज्म ज़्यादा कम्प्लेक्स होता है और इनऑर्गेनिक में कुछ जानेंगे, लेकिन यहाँ हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक रिएक्शन जो होता है कैसे कितने स्टेप में होता है, उसका मैकेनिज्म जानेंगे। तो रिएक्शन मैकेनिज्म जानने के बाद हमको रिएक्शन पढ़ने में समझने में आसानी होगी। तो देखिए रिएक्शन मैकेनिज्म। देखिए इस रिएक्शन मैकेनिज्म में सबसे पहले हम जानेंगे कि रिएक्शन मैकेनिज्म कहते किसको हैं। द केमिकल प्रोसेस इन्वॉल्विंग ब्रेकिंग एंड फॉर्मेशन ऑफ ए कोवैलेंट बॉन्ड इज नोन एज ऑर्गेनिक रिएक्शन। सबसे पहले तो हम जानेंगे कि कोई भी रिएक्शन मैकेनिज्म में केमिकल प्रोसेस होता है जिसमें कोवैलेंट बॉन्ड टूटता है। तो टूटने वाले को कहेंगे कि पुराना कोवैलेंट बॉन्ड टूटा और नया कोवैलेंट बॉन्ड बना। तो ऐसा ऑर्गेनिक रिएक्शन में होता है। किस तरह से, जैसे ये था CH4 CH3H लिख दिया है और Cl2 Cl लिख दिया है। तो देखिए ये जो यहां से बॉन्ड है ये टूटा, कोवैलेंट बॉन्ड CH3 और H के बीच का कोवैलेंट बॉन्ड टूटा। टूटना मतलब एक पुराना कोवैलेंट बॉन्ड था, आई टूटा। बॉन्ड क्लीवेज होना या बॉन्ड ब्रेक होना, टूटा। ठीक है, रिएक्शन तो कर रहा है Cl मतलब Cl2 से। तो ये रिएक्शन जो होता है सनलाइट में होता है, ऐसा नहीं होता है। तो कैटलिस्ट के रूप में हमने सनलाइट दिया तो तब ये रिएक्शन हुआ था और तब उसकी वजह से ये बॉन्ड टूटा था, ओल्ड वाला कोवैलेंट बॉन्ड। तो टूटने के बाद ये CH3 यहां भी बॉन्ड टूटा था उसके एक Cl से। देखिए ये पहले इसके साथ था और ये दोनों एक साथ था, तो ये अब इसके साथ आ जाएगा। बॉन्ड टूटा तो अदला बदली होगा, तो हो गया CH3Cl और ये बचा हुआ H और एक बचा हुआ Cl, HCl हुआ। तो अब जो ये बॉन्ड बना, ये तो नया कोवैलेंट बॉन्ड बना। तो ये है फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड जो कि नया है, न्यू बना। ऐसा होता है ऑर्गेनिक में, ऐसा होता है। इस तरह से करके टूटेगा बॉन्ड, नया बनेगा तो ना रिएक्शन होगा और कंप्लीट होगा। तो पूरा मैकेनिज्म इसका भी हम देखते हैं। अब हम डिफिनेशन देखते हैं कि आखिर रिएक्शन मैकेनिज्म कहते किसको हैं। द स्टेप वाइज डिस्क्रिप्शन ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म जो होगा तो स्टेप वाइज होगा, स्टेप बाय स्टेप होगा। तो स्टेप वाइज डिस्क्रिप्शन हम करेंगे किस तरह से स्टेप वाइज हो रहा है। ऑफ क्लीवेज ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड मतलब कोवैलेंट बॉन्ड किस तरह से स्टेप बाय स्टेप टूटेगा, उसको हम डिस्क्राइब करेंगे, उसको हम स्टेप बाय स्टेप बतलाएंगे। टूटने के बाद फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट। तो पहले जो बॉन्ड पुराना वाला कोवैलेंट बॉन्ड टूटा, तो टूटने के बाद पहले बीच में कुछ कुछ बना, तब इससे वो मिला उससे ही मिला। तो बीच में जो बनता है उसको कहते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट, बनता भी है। एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू कोवैलेंट बॉन्ड, उसके बाद अदला बदली करके इससे उससे मिल करके फॉर्मेशन ऑफ न्यू, नया कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। ऐसा होने को ही हम रिएक्शन मैकेनिज्म कहते हैं। अब सिर्फ देखना है ये होता कैसे है, कैसे टूटता है, कैसे नया बॉन्ड बनता है, कैसे क्या क्या बीच में रिएक्शन इंटरमीडिएट बनता है, उसी सबको एक लाइन से देखना है। तो बॉन्ड जो टूटता है कभी भी पुराना वाला, तो दो टाइप से टूटता है। एक को कहते हैं होमोलिसिस टाइप से टूटना, एक है हेट्रोलिसिस टाइप से टूटना। तो होमोलिसिस और हेट्रोलिसिस किस किस टाइप हुआ, ये कौन कौन टाइप है जिससे बॉन्ड कोवैलेंट बॉन्ड पुराना वाला टूटता है, रिएक्शन मैकेनिज्म उसको हम समझेंगे। देखिए पहले होमोलिसिस से किस तरह से कोवैलेंट बॉन्ड पुराना वाला किस तरह टूटता है उसको पहले देखेंगे।
A covalent bond is when cleaved by symmetrical manner. जब कोई पुराना वाला कोवेलेंट बॉन्ड एकदम बराबरी से टूटता है, मींस बोथ द एटम्स ऑफ बॉन्ड सेपरेट विथ देयर शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ऐसा टूटता है कि जब दोनों अलग हो तो अपना अपना हिस्सेदारी लेके अलग, अपना अपना हिस्सा लेके अलग। ऐसा भी होता है जब कोई घर में लड़ाई हो गया और जब बंटवारा हुआ जमीन का, सामान का, घर का, तो होमोलिसिस टाइप से बंटवारा हुआ, अगर बराबरी से बंटवारा हुआ था, जिसका जो जितना हिस्सा पड़ा, जो सामान जिसमें पड़ा, वो बराबरी से लेके अलग होके अपना जिंदगी जीने लगे, वही हो गया होमोलिसिस। जैसे ए और बी के बीच में ये बॉन्ड है, तो ये बॉन्ड कब बना होगा? कोवेलेंट बॉन्ड कब बनता है? जब दोनों अपना अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। बॉन्ड वाला वीडियो देखिएगा, बेसिक का उसमें होगा बॉन्ड क्या है, कितने टाइप का है, कैसे बनता है। तो ये जो बॉन्ड बना होगा, इसमें ए का भी इलेक्ट्रॉन था, बी का भी इलेक्ट्रॉन था। यहां बॉन्ड टूट रहा है लेकिन बराबरी से टूटेगा, होमोलिसिस हो रहा है, तो ये बराबरी से बीच से टूटेगा। एक इलेक्ट्रॉन ये अपना अलग ले लिया, इसका जो इलेक्ट्रॉन था अलग ले लिया, दोनों बिल्कुल अलग हो गया, किसी को कोई से दुश्मनी चिढ़ दिल में नहीं है, अलग अलग हो गया। देखिए ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग, ये भी है, देखिए ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग। तो ये जो बीच में जब तक के लिए बना है, यही कहलाएगा रिएक्शन इंटरमीडिएट। बीच में जब तक के लिए बनना, ये भी बना है अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के, और ये दोनों बिल्कुल अब अपना फ्री है, किसी से कोई मतलब नहीं है, अपना सामान मिल गया, टेंशन भी नहीं है कि कोई सामान हमारा छीन लिया है, कब्जा कर लिया है, तो अपना अपना सामान लेकर के एकदम फ्री है, इसलिए इसको कहेंगे फ्री रेडिकल। बराबरी से कोवेलेंट बॉन्ड टूटा, होमोलिसिस हुआ, अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग, फ्री है, फ्री रेडिकल कहलाया। और अभी बीच में बना है, रिएक्शन नहीं हुआ है पूरा, बीच में थोड़ा देर के लिए बना है, इसको कहेंगे हम रिएक्शन इंटरमीडिएट। अब है हेटेरोलिसिस, इस तरह से भी बॉन्ड टूट सकता है। तो हेटेरोलिसिस टाइप से जब कोवेलेंट बॉन्ड टूटता है, तो ये होमोलिसिस नहीं है, बराबरी से इसमें नहीं टूटेगा, इसमें हेटेरोलिसिस है। मतलब बॉन्ड जो टूटेगा वो बराबरी से नहीं टूटेगा, जो मजबूत होगा। कहीं कहीं हम देखे हैं, पंचायती में जाते हैं, होता है ना गांव में पंचायती होता है, कहीं कहीं होता है, तो जाते हैं तो देखते हैं क्या कि होमोलिसिस वहां पे होता है जब दोनों बराबर ताकत का रहा, तो अपना अपना पूरा हिस्सा ले लिया। हेटेरोलिसिस देखते हैं जो कोई एक मजबूत आदमी कोई कमजोर आदमी पे कब्जा करना चाहता है, तो वहां पे होमोलिसिस नहीं होकर के हेटेरोलिसिस होता है। तो जो मजबूत होता है उससे सामानों छीन लिया, जमीनों कम दिया, और कुछ बोला था मारा भी, और अपना तो हिस्सा उसका है ये है, उसमें भी बहुत सारा जबरदस्ती उससे छीन लिया। और वो बेचारा कहीं कहीं गया, लोग सबके पास गया, थाना पर गया, किया, कम पैसा है, गरीब है, थाना वाला उसी को चुपा दिया। और पंच भी आया तो भी देखा कि समझाया, समझा नहीं समझा था, कहा कि नहीं होगा छोड़ दो, तो बेचारा अकेले क्या करेगा, तो वो अपना ऐसे ही टेंशन में होकर के रहते रहते खत्म हो गया। तो यहां हेटेरोलिसिस हो रहा है। एक कोवेलेंट बॉन्ड इज व्हेन क्लीव्ड बाय, जब कोई कोवेलेंट बॉन्ड टूटेगा अनसिमेट्रिकल मैनर से, सिमेट्रिकल मैनर से नहीं टूटेगा, अनसिमेट्रिकल मैनर से टूटेगा। जैसे ए और बी के बीच में जो बॉन्ड था, ए का भी हिस्सा था, बी का भी हिस्सा था, तब एक बॉन्ड बना हुआ था। इसमें मान लेते हैं कि बी मजबूत पड़ गया, तो उससे जमीनों छीन लिया, पैसों छीन लिया, मारा भी, पंच और थाना पे गया, कहीं भी कोई इसका ठीक से साथ नहीं दिया, तो पूरा इलेक्ट्रॉन को बी ले लिया। तो बी के पास इलेक्ट्रॉन आ गया, जिसको इलेक्ट्रॉन आता है उसको आ जाता है माइनस चार्ज। तो देखिए माइनस चार्ज के साथ बी है, खूब लिए हुआ है, आराम से बैठा हुआ है। ए जो था उससे तो छीना गया, इसका इलेक्ट्रॉन छीन जाता है, हो जाता है प्लस चार्ज। देखिए बेचारा प्लस चार्ज है, इसी तरह कहीं जाएगा पंच के पास, थाना के पास, रो करके बेचारा रह जाएगा या टेंशन में मर जाएगा। तो ये भी जो बीच में भी कुछ देर के लिए बना है, तो ए वाले को कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल, उस पे प्लस चार्ज होता है। ये बी वाला है, उसको कहते हैं न्यूक्लियोफाइल, उस पे माइनस चार्ज होता है। तो हमको टोटल 5 रिएक्शन इंटरमीडिएट
पढ़ना है, जो ये सब बेसिक है, बीच में है रिएक्शन मैकेनिज्म का। तो क्या क्या पढ़ना है हमको? 5। एक पढ़ना है फ्री रेडिकल, 1 इलेक्ट्रोफाइल, 2 और न्यूक्लियोफाइल, 3 और 2 और पढ़ना है स्पेशल रिएक्शन इंटरमीडिएट। तो 4 में है कार्बीन और 5 हुआ बेंजाइन। ये 5 को पढ़ना है। तो चलिए इसमें हम एक एक करके 5 को पढ़ते हैं, 5 का सारा इंट्रोडक्शन, पूरी बात जानते हैं, ताकि हमको रिएक्शन मैकेनिज्म में आसानी हो। उसको देखिए, समझिए। इसमें पहला पढ़ते हैं फ्री रेडिकल की सारी केमिस्ट्री, पूरा इंट्रोडक्शन, पूरा खानदान का, पूरा बात का पता लगाएंगे। शादी करने के पहले कैसे पूरा जानता है, तब आगे शादी होने के बाद उसके रिश्तेदार खानदान से कैसे मिलना है अंदाजा रहता है। तो सबसे पहले देखते हैं हम फ्री रेडिकल का इंट्रोडक्शन। देखिए इंट्रोडक्शन, द न्यूट्रॉन बट इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट रिएक्शन इंटरमीडिएट। फ्री रेडिकल जो है ऐसा रिएक्शन इंटरमीडिएट है जो इलेक्ट्रॉन के कमी वाला तो है, क्या है कि फ्री रेडिकल है, एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर के अलग हुआ है, तो एक और इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा या उसको हटाना चाहेगा जिसमें और इलेक्ट्रॉन है। तो फ्री रेडिकल ऐसा रिएक्शन इंटरमीडिएट है जो इलेक्ट्रॉन के कमी वाला तो है, लेकिन फिर भी वो न्यूट्रल रहता है, न्यूट्रल स्पीशीज होता है। बियरिंग एंड ऑड इलेक्ट्रॉन, उसपे ऑड इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि एक ही है तो ऑड इलेक्ट्रॉन होता है। इनवैलेंट शेल, उसके ऑड इलेक्ट्रॉन बाहरी शेल में होता है। एंड पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर, जब एक बिना जोड़ा इलेक्ट्रॉन है तो वो पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर का होगा ही होगा। जब पेयर इलेक्ट्रॉन होगा तो डायनामैग्नेटिक होगा। जैसे H है, देखिए एक इलेक्ट्रॉन फ्री रेडिकल हुआ, Cl एक इलेक्ट्रॉन फ्री रेडिकल हुआ, Cl3 एक इलेक्ट्रॉन फ्री रेडिकल हुआ, इथाइल एक इलेक्ट्रॉन फ्री रेडिकल हुआ, CH2 एक इलेक्ट्रॉन फ्री रेडिकल हुआ। दे आर एक्सट्रीमली रिएक्टिव। इस सब में देखिए ये सब रिएक्टिव है, एक इलेक्ट्रॉन हटाने या लेना चाहेगा तो रिएक्टिव होता है, एक्सट्रीमली रिएक्टिव। लेकिन हमें यहाँ लिखना है कि मान के चलिए न्यूट्रल स्पीशीज है। फर्स्ट ऑर्गेनिक फ्री रेडिकल वाज डिटेक्टेड बाय डॉम्बर्ग इन 1900। अब सबसे पहला ऑर्गेनिक फ्री रेडिकल इसने कब देखा था? तो डॉम्बर्ग ने 1900 में देखा था। तो पहला फ्री रेडिकल क्या था? उसका क्या नाम था? उसका नाम था ट्राइफिनाइल मिथाइल। पहला फ्री रेडिकल था ट्राइफिनाइल मिथाइल, जिसको 1900 में डॉम्बर्ग ने देखा था। देखिए हेक्साफिनाइल है ना, ये 15 है। हेक्साफिनाइल का कलरलेस होता है, ये स्लो धीरे धीरे ये बन जाएगा येलो कलर का, अलग अलग ये फिनाइल इसमें से हो जाएगा। ये सब हुआ फ्री रेडिकल। एक एक इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं और वैलेंस शेल में, तो हो गया फ्री रेडिकल। और फ्री रेडिकल होता है पैरामैग्नेटिक, क्योंकि अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, पेयर इलेक्ट्रॉन होता तो डायमैग्नेटिक होता है। अब दूसरा देखिए प्रॉपर्टी उस फ्री रेडिकल का, उसका कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, बनावट देखते हैं। तो जैसे हम इसी का देखते हैं CH3 फ्री रेडिकल, इसी का हम कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, बनावट कैसा होगा। इसका बनावट सबसे पहले किसने बताया था? ब्राउन, खरास एंड किलियो ने बताया था। तो देखिए इसका बनावट होता कैसे, इसको देखें। देख रहे हैं CH3 और एक इलेक्ट्रॉन है फ्री रेडिकल। देखिए CH3 एक फ्री रेडिकल है, ये वैकेंट है, खाली है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है। इसका हाइब्रिडाइजेशन वाला टॉपिक में देखिएगा, sp2 इसका हाइब्रिडाइजेशन निकला है। तो हाइब्रिडाइजेशन जब sp2 है तो उसका शेप स्ट्रक्चर सब कैसा है, ये सब बैक वाला हाइब्रिडाइजेशन वाला वीडियो देखिए। या इसी CH3 फ्री रेडिकल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये एक इलेक्ट्रॉन है CH3 हो गया ना, इस तरह से टेट्राहेड्रल टाइप से इसको सीधा कर दीजिए तो इसका होगा sp3 का भी जो शेप और स्ट्रक्चर है टेट्राहेड्रल सब बैक वाला वीडियो में हाइब्रिडाइजेशन के देख सकते हैं। चलिए वो भी हो गया। अब पढ़ते हैं कि आखिर जनरेशन ऑफ फ्री रेडिकल कहां से आता है, कैसे बनता है।
कहां से उसका जनरेशन होता है, उसको देखिए फ्री रेडिकल आता कहां से। तो पहला देखिए, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और टेम्परेचर ऑफ 500 डिग्री सेंटीग्रेड और मोर। सनलाइट के प्रेजेंस में या 500 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे ज्यादा टेम्परेचर पर फ्री रेडिकल हमको प्राप्त होता है। कैसे? तो देखिए, ये Cl Cl है, अभी दोनों इलेक्ट्रॉन अपना अपना मिला करके एक बॉन्ड बनाया हुआ है, कोवैलेंट बॉन्ड। दोनों में लड़ाई होगा, इलेक्ट्रॉन बराबर बराबर टूटेगा। अगर होमोलिसिस होगा, हाइड्रोलिसिस होगा तो एक इलेक्ट्रोफाइल और एक न्यूक्लियोफाइल बनता है, एक इलेक्ट्रॉन खींच लेता, दूसरा से खींच लेता। तो यहाँ आपको बनाना है फ्री रेडिकल, मतलब दोनों बराबर ताकत का है, दोनों Cl Cl है ना, दोनों बराबर ताकत का है। दो इलेक्ट्रॉन को बीच से बराबरी से बांटेगा, थोड़ा भी कम बेस होगा लड़ाई झगड़ा हो जाए करने का। तो देख रहे हैं यहाँ Cl Cl कोवैलेंट बॉन्ड बनाया हुआ, दोनों में इलेक्ट्रॉन है। Hg देखिए सनलाइट दिए हैं, 58 किलो कैलोरी पर दीपोल एनर्जी दिया है। तो ये बॉन्ड से टूट गया है, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के अलग। तो हो गया Cl एक इलेक्ट्रॉन, Cl एक इलेक्ट्रॉन, दोनों अपना अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया। तो यही ना बन गया क्लोरीन फ्री रेडिकल, क्लोरीन फ्री रेडिकल। या फिर इसी को ऐसे देखते हैं, क्लोरीन है, दोनों इलेक्ट्रॉन लेने के अलग हुआ। डार्क में भी अगर हम रखें तो टेम्परेचर पे हम दें 500 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे ज्यादा, तो भी हमारा क्लोरीन क्लोरीन अलग अलग फ्री रेडिकल बन गया है। या तो टेम्परेचर देना है 500 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे ज्यादा, या यहाँ सनलाइट दिया था, दोनों अलग अलग रिएक्शन है इसका। और भी फ्री रेडिकल प्रोड्यूस होने का तरीका, तो और दूसरा तरीका क्या है? इन द प्रेजेंस ऑफ मेटल कैटलिस्ट। मेटल अगर कैटलिस्ट के रूप में इस्तेमाल करते हैं तो भी हमको फ्री रेडिकल मिलता है। जैसे किस किस चीज का मेटल कैटलिस्ट समझेंगे? जैसे निकल, पैलेडियम, जिंक या पेरोक्साइड। इस सब कैटलिस्ट के प्रेजेंस में भी हमको फ्री रेडिकल मिलता है। यूजुअली इसमें ज्यादातर देखा गया है कि हाइड्रोजन फ्री रेडिकल मिलता है, आर जनरेटेड। When fine powder of metal catalyst is mixed with H2, जब हम बहुत फाइन बहुत महीन पाउडर मेटल कैटलिस्ट का लेते हैं, उसको हाइड्रोजन के साथ मिला देते हैं, the metal holes absorbs H2। तो मेटल का जो होल सब होता है वो हाइड्रोजन को अपने में एब्जॉर्ब कर लेता है। बट होल्स इज सो स्मॉल, लेकिन होल्स का बहुत कम छोटा छोटा होगा, that they accommodate only one part of hydrogen molecule। इसीलिए वो पूरा H2 को नहीं, हाइड्रोजन के एक ही पार्ट को, हाइड्रोजन के कुछ ही पार्ट को मेटल का होल एब्जॉर्ब कर पाता है और कुछ पार्ट को छोड़ देता है, आधा पार्ट को छोड़ देता है। नाउ व्हेन एनर्जी इज सप्लाइड टू इट, और फिर उसके बाद जब उसको हम एनर्जी दे देते हैं तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन इंक्रीजेस एंड इट रिजल्ट्स होमोलाइटिक क्लीवेज। अब उसमें जब हमने एनर्जी दिया तो आधा है होल के अंदर, आधा है बाहर H2 का। तो जब उसमें हम काइनेटिक एनर्जी देंगे तो हाइड्रोजन नाउ व्हेन एनर्जी इज सप्लाइड टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन इंक्रीज, तो आधा हाइड्रोजन था मेटल होल के अंदर, आधा बाहर था। तो जब हम उसमें एनर्जी देंगे तो हाइड्रोजन का काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और लास्ट में वो बीच से बराबरी से आधा अंदर आधा बाहर दो हिस्सा में टूट जाएगा H2, और H फ्री रेडिकल अलग अलग हो जाएगा। हम यहां देखते हैं जैसे कि यही था मेटल होल्स, ये सब में H एक ही गया है H2 में, एक मान लेते हैं कि एक अंदर है एक बाहर है। Another H of H2 lie outside, है ना, एक H अंदर गया है मेटल होल में, एक H बाहर है। इसमें हम एनर्जी दे देंगे, आधा अंदर रह जाएगा, आधा बाहर हो जाएगा, हाइड्रोजन फ्री रेडिकल बन जाएगा। चलिए अब तीसरा है कि फ्री रेडिकल का जनरेशन और कैसे कैसे होता है। तो जानते हैं कि इन कोलबेज इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन, जब कोलबे इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन होगा तब भी फ्री रेडिकल बनेगा। कैसे? देखिए, एट एनोड फ्री रेडिकल इज फॉर्म, तो एनोड पर बनता है फ्री रेडिकल।
कैसे, तो देखिए CH3COO पोटेशियम एसिटेट, इसका इलेक्ट्रोलिसिस हमने किया तो CH3COO यहां तक अलग होगा और K अलग होगा। तो देखिए CH3COO को हमने ऐसे लिख दिया CH3COO, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बुरा नहीं लगेगा ना, ऐसे लिख सकते हैं। और K जो था अलग हो गया है K प्लस, ये पूरा हुआ है माइनस, इसके साथ अलग हुआ है। तो एनोड पर देखिए इसमें से इलेक्ट्रॉन एक निकल जाएगा, तो ये जो CH3COO है इसमें देखिए होता है क्या, ये जो बॉन्ड है इसमें इस C का ये इलेक्ट्रॉन है और इस CH3 का ये इलेक्ट्रॉन है। तो ये इलेक्ट्रॉन अब इसमें पहले देखिए इसमें हो क्या रहा है, इस ऑक्सीजन के पास 2 2 4 5 इलेक्ट्रॉन जैसे है ना, ये सिंगल बॉन्ड है, कार्बन का वैलेंसी 4 होता है तो उसके पास 4 बॉन्ड होना चाहिए। तो कार्बन के पास 2 और 1 3 बॉन्ड था, उसके चलते क्या होगा, ये इस पर अटैक करेगा ताकि ये इसके बदला में एक बॉन्ड यहां बन जाए। और यहां जो 2 इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं तो ये वाला इलेक्ट्रॉन भी इसी पर अटैक करेगा ताकि यहां 2 बॉन्ड बन जाए, ताकि कार्बन का 2 और 2 4 वैलेंसी हो जाए और ऑक्सीजन का भी 2 वैलेंसी हो जाए, काहे कि ऑक्सीजन के पास अभी एक ही बॉन्ड है। और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये वापस CH3 पर अटैक करेगा। तो ऐसा करने से देखिए इसमें क्या होगा कि यहां से टूटेगा और CO2 ये पूरा बन के निकल गया और ये CH3 अपना एक इलेक्ट्रॉन लेकर के CH3 फ्री रेडिकल के रूप में अलग हो जाएगा। तो ये फ्री रेडिकल बना, फ्री रेडिकल निकला। और चौथा है किस तरह से फ्री रेडिकल और भी बन सकता है। तो देखिए रिएक्शन बिटवीन फेंटन्स रिएजेंट एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड, जब फेंटन्स रिएजेंट और हाइड्रोजन पेरोक्साइड के बीच में रिएक्शन होता है तब भी फ्री रेडिकल बनता है। तो देखिए इसमें Fe प्लस H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड बराबर Fe प्लस 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 3 प्लस हुआ, अब प्लस देखिए OH एक फ्री रेडिकल, फिर एक बचा हुआ O और बचा हुआ H, फिर एक फ्री रेडिकल, इस तरह से करके हमारा OH अलग फ्री रेडिकल भी बन गया। अब पांचवा देखिए फ्री रेडिकल और कैसे बनता है, बाय फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ एजोअल्केन। जब फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन मतलब लाइट से जब टूटता है कौन एजोअल्केन तो भी बनता है फ्री रेडिकल। कैसे देखिए, ये यही है एजोअल्केन, नाइट्रोजन को कहा जाता है एजा, एजो आर अल्केन हुआ। तो देखिए फोटोकेमिकल लाइट का प्रेजेंस में हो रहा है, एरो पर हमने दिया है H मतलब लाइट। देखिए यहां भी एक बॉन्ड बना होगा, एक इसके इलेक्ट्रॉन से इसके इलेक्ट्रॉन से, ये अपना इलेक्ट्रॉन अलग, ये 2 ही बॉन्ड आना है नाइट्रोजन के पास। जहां भी बॉन्ड की कमी रहेगी उसके नजदीक वाला इलेक्ट्रॉन उस पर अटैक करता है उसका बॉन्ड को पूरा करने के लिए। तो 3 बॉन्ड होने के लिए क्या होगा, ये अटैक करेगा इधर, इधर 3 होने के लिए नजदीकी बॉन्ड इलेक्ट्रॉन इसको बॉन्ड बनाने के लिए अटैक करेगा ताकि नाइट्रोजन का 3 हो जाए, और ये इस R पे ही वापस अटैक करेगा। तो क्या होगा, यहाँ देख रहे हैं ये R अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग, ये R अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के यहाँ से अलग अलग हो गया, तो 2 R बना और बीच का N हो गया ना, 3 बॉन्ड के साथ N और N हो गया। तो इस तरह से ये दोनों हम देख रहे हैं कि अल्केन फ्री रेडिकल हमको मिला। चलिए उसी तरह से देखते हैं एक और कि किस तरह से फ्री रेडिकल हमको प्राप्त होगा। तो ये कैसे होता है, एक और है बाय थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ टेट्रा इथाइल लेड और पेरोक्साइड। जब अब यहां पर थर्मल मतलब हीट के थ्रू डिकम्पोजिशन हो रहा है तो फ्री रेडिकल बन जाता है। किसका डिकम्पोजिशन होना है, टेट्रा इथाइल लेड का या पेरोक्साइड का। देखिए यही है, C2H5 को कहा जाता है इथाइल, फार्मूला बनाने वाले वीडियो में देखिएगा 20 में 4 लगा हुआ था, नहीं हो गया टेट्रा इथाइल लेड। इसका हीट, ये जो ट्रायंगल होता है इसको हीट से दर्शाया जाता है। तो इसका थर्मल डिकम्पोजिशन हो रहा है, तो देखिए लेड अलग
ये 4C2H5 फ्री रेडिकल बन करके अलग, इस तरह से ये फ्री रेडिकल बना। उसी तरह से हम देखते हैं पेरोक्साइड, इसका भी थर्मल डिकम्पोजिशन होगा तो फ्री रेडिकल बनेगा। तो देखिए ये पेरोक्साइड की पहचान है जब दो O एक साथ जुड़ा हुआ रहता है सिंगल बॉन्ड से, उसी को कहते हैं पेरोक्साइड। तो देखिए यहाँ RCO O जुड़ा हुआ है H, तो यहाँ भी क्या होगा कि इसमें हम देखते हैं यहां से अलग अलग हुआ है। देखिए RCOO ये अलग हुआ है और OH देखिए अलग हुआ है, और इसमें से CO2 ये निकल गया, तो सिर्फ ये R बचा, यही हो गया फ्री रेडिकल। देखिए इसमें हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन के पास एक ही बॉन्ड था, इस पर अटैक करेगा ही करेगा। तो जब इस पर अटैक करके बॉन्ड 2 कर देगा तो यहाँ 2 4 5 फिर हो जाता ना इस कार्बन के पास बॉन्ड, इसलिए फिर ये इधर अटैक करके ये पूरा अलग निकल जाएगा, और ये R अलग फ्री रेडिकल बन गया, ये OH यहीं पे रह गया। इस तरह से करके हमको फ्री रेडिकल फिर से प्राप्त हो गया। तो ये था कि किस तरह से फ्री रेडिकल हमको मिलता है। तो टोटल 6 तरीका से हमको फ्री रेडिकल मिल रहा था। अब देखिए डी, चौथा देखिए कि स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल्स की स्टेबिलिटी किस तरह से होती है, किस तरह वो कितना स्टेबल होता है, तो देखिए फ्री रेडिकल्स आर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। फ्री रेडिकल जो है इलेक्ट्रॉन की कमी वाला होता है, तो हमेशा चाहेगा कि कहीं से हम इलेक्ट्रॉन ले लें, नहीं मिले तक किसी का जबरदस्ती छीन लें, कब्जा कर लें, कहीं से भी हमको स्टेबल हो जाना चाहिए, जितना की जो जरूरत है हमको मिल जाना चाहिए। आदमी स्टेबल कब रहता है, जितना इलेक्ट्रॉन भी स्टेबल रहेगा आदमी का सीख करके, तो आदमी स्टेबल कब रहता है जब जो चाहता है उसको चीज मिल जाए स्टेबल रहेगा, और जितना जरूरत उससे ज्यादा मिल जाए तो भी अनस्टेबल हो जाता है। ज्यादा स्टेबल होगा, दूसरे को तंग करेगा, दूसरे पर केस करेगा, दूसरे से लड़ाई झगड़ा करेगा, और जितना चाहिए उससे कम है तब तो बेचारा ऐसी मजबूरी में अनस्टेबल रहेगा, किसी का सामान चुराएगा, किसी को मारेगा, किसी से छीन लेगा, ताकतवर रहेगा तो, नहीं तो दूसरा ताकतवर उससे मिल गया तो उसी का छीन लेगा। तो जिस तरह से आदमी को स्टेबिलिटी, इंसान को जिस तरह से स्टेबिलिटी या किसी लिविंग को स्टेबिलिटी के लिए जो चीज चाहिए, उसी तरह इलेक्ट्रॉन भी किसी का सीख करके कर रहा है काम। तो हम देख रहे हैं कि फ्री रेडिकल का जो स्टेबिलिटी है वो कैसे होगा, कितना स्टेबल होता है, कैसे वो स्टेबल हो सकता है, और नहीं तो स्टेबल अनस्टेबल कैसे रहेगा। तो देखते हैं कि फ्री रेडिकल में क्योंकि इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इसलिए उसमें इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन लेने के लिए इधर उधर घूमेगा, किसी का छीन लेगा, किसी का जबरदस्ती कब्जा कर देगा। लेकिन अगर उसमें इलेक्ट्रॉन मिल गया तब वह स्टेबल हो जाएगा, और ज्यादा मिल जाएगा तो फिर अनस्टेबल हो जाता है। ज्यादा लेगा नहीं, लेना नहीं चाहेगा, आदमी की तरह नहीं है कि हो गया फिर भी चाहेगा लेता रहे। तो फ्री रेडिकल में इलेक्ट्रॉन की कमी होता है, इसलिए वो चाहेगा कि इलेक्ट्रॉन हमको कहीं से मिल जाए, किसी से ले लेगा, वो स्टेबल तब हो जाएगा। तो देखते हैं कि इसको स्टेबल करने वाला कौन होता है, कौन इससे इलेक्ट्रॉन और छीन लेगा, एक्स्ट्रा से ज्यादा देगा नहीं देगा। तो देखते हैं कि कौन ऐसा अच्छा बंदा है जो इसको इलेक्ट्रॉन देगा कि तुम स्टेबल हो जाओ, दूसरे के लिए भी भला सोचेगा और अपने लिए भला कम सोचेगा। ऐसा भी कोई इंसान है दुनिया में, होता है। देखते हैं कि कौन ऐसा चीज है जो फ्री रेडिकल को इलेक्ट्रॉन देकर के स्टेबल कर देगा। ज्यादा नहीं देगा कि अनस्टेबल हो जाएगा, नहीं देने से तो भी अनस्टेबल रहेगा, खुद लेकिन स्टेबल रहेगा तब ना किसी की मदद करेगा, गरीब रहेगा तो मदद कर पाएगा नहीं। तो देखते हैं कि कौन ऐसा बंदा है जो फ्री रेडिकल को इलेक्ट्रॉन देता है कि लो तुम स्टेबल हो जाओ। तो देखिए इसमें है पहला प्लस आई इफेक्ट इनहेंस देयर स्टेबिलिटी। देखिए प्लस इंडक्टिव इफेक्ट, अब इंडक्टिव इफेक्ट क्या है इसके बाद पढ़ेंगे। तो प्लस इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी को बढ़ा देता है। जहां प्लस इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा वहां फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। देखिए प्लस आई इफेक्ट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचा, इसके बारे में बैक इसके बाद पढ़ेंगे। कोई कार्बन का लंबा चेन है उसमें प्लस आई इफेक्ट हो रहा है कि माइनस आई इफेक्ट हो रहा है, इस बात को हम समझेंगे। इधर में एक तरफ इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट या इलेक्ट्रॉन एक्सेस कंपाउंड लगा हुआ है जो इलेक्ट्रॉन को उस चेन की तरफ ही भेजेगा या चेन से खींचेगा, उसी समय पढ़ेंगे प्लस और माइनस आई इफेक्ट। देखिए CH3 है,
फ्री रेडिकल अकेला है। ये CH3 CH2 हुआ, देखिए इसमें इलेक्ट्रॉन इधर CH3 होता है इलेक्ट्रॉन को हटाने वाला, इलेक्ट्रॉन को हटाया, देखिए CH2 पर आ गया इलेक्ट्रॉन। और इसमें क्या हुआ, CH3 दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन को हटाया, इस पर आ गया पीछ पर इलेक्ट्रॉन। इसमें तीन तरफ से हटाएगा इलेक्ट्रॉन को तो आ जाएगा इस पर इलेक्ट्रॉन। तो देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन प्लस आई इफेक्ट का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन को हटाना। तो इलेक्ट्रॉन हट करके जिधर जाएगा वो प्लस आई कहलाएगा। तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन को हटाएगा तो इस पर इलेक्ट्रॉन जाएगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। देखिए यहाँ एक तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन खुद उसके पास है, इलेक्ट्रॉन हटा नहीं पा रहा है, भैया नहीं किसको दे, कम स्टेबल होगा। एक बार इलेक्ट्रॉन हटाया मतलब प्लस आई इफेक्ट हुआ तो ज्यादा स्टेबल। दो बार इलेक्ट्रॉन हटाया मतलब दो बार प्लस आई इफेक्ट हुआ तो उससे ज्यादा स्टेबल। अब तीन बार इलेक्ट्रॉन हटाया मतलब तीन बार प्लस आई इफेक्ट हुआ तो सबसे ज्यादा ये स्टेबल हुआ। मतलब प्लस इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से फ्री रेडिकल स्टेबल होता है। उसका उल्टा चलते हैं, माइनस इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से देखेंगे कि उसका फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी और घट जाएगा, उल्टा होगा प्लस आई का माइनस आई। तो देखिए यहां उल्टा कर देंगे, CH3 था, अभी कोई बात नहीं अकेला है, एक इलेक्ट्रॉन हटाया यानी खींचा, अब हटाएगा नहीं, CH3 था हटाने वाला, अब खींचने वाला लगाएंगे। CH3 Cl क्या करेगा, इससे इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा तो स्टेबिलिटी घट जाएगी। और यहाँ सबसे ज्यादा खींचने वाला देखिएगा, आदमी में भी कोई चोर है, कोई डकैत है, कोई अच्छा बदमाश है, कोई ज्यादा चोर है, कोई छोटा चोर है, कोई छोटे मोटा सामान चुराया, कोई पूरा जमीनें किसी से धोखा में लिखा लिया, इस तरह से होता है। तो सबसे ज्यादा जो डकैत है कौन है, फ्लोरीन। देखिए ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन को खींचा है तो ज्यादा माइनस आई इफेक्ट, इसलिए सबसे कम स्टेबल। उससे कम खींचा है तो कम माइनस इफेक्ट, उससे ज्यादा स्टेबल। यहाँ नहीं हटाया है, नहीं खींचा है तो माइनस आई इफेक्ट के कारण ये तो हटाने नहीं किया है तो ये उससे ज्यादा स्टेबल। प्लस आई इफेक्ट फ्री रेडिकल के स्टेबिलिटी को बढ़ा देता है, माइनस आई इफेक्ट फ्री रेडिकल के स्टेबिलिटी को घटा देता है। और भी फ्री रेडिकल के स्टेबिलिटी को कोई घटा बढ़ा करता है तो हाँ, एक और होता है मेसोमेरिक इफेक्ट, वो भी उसी के साथ पढ़ेंगे। तो मेसोमेरिक इफेक्ट इनहेंस स्टेबिलिटी, मेसोमेरिक इफेक्ट भी फ्री रेडिकल के स्टेबिलिटी को बढ़ा देता है। काहे कि इसके वजह से इलेक्ट्रॉन बढ़ता है, तो इलेक्ट्रॉन की कमी वाला था ना, तो इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा तो स्टेबिलिटी हो जाएगी। The smaller the bond dissociation energy, the more reactive is free radical। देखिए जहां पे हम देखेंगे कि बॉन्ड के टूटने के लिए जो एनर्जी चाहिए अगर वो थोड़ा सा लगता है तो वैसा फ्री रेडिकल ज्यादा रिएक्टिव हुआ करेगा। तो अभी यहां से देखेंगे कि कितना एनर्जी लगता है। देखिए यहां मेसोमेरिक इफेक्ट की वजह से CH3 CH2 CH2 फ्री रेडिकल है। अब इससे ज्यादा ये स्टेबल होगा, क्या है इसमें डबल बॉन्ड आ गया ना, इसमें डबल बॉन्ड नहीं था, डबल बॉन्ड के कारण इसमें बॉन्ड यहां से इधर जाएगा इलेक्ट्रॉन, इसमें डबल बॉन्ड के कारण ज्यादा रिएक्टिव हो गया, समय ज्यादा इसमें रिएक्शन बढ़ गया। तो मेसोमेरिक इफेक्ट क्या है सुलभ हो जाने में, लेकिन मेसोमेरिक इफेक्ट की वजह से इसका स्टेबिलिटी बढ़ गया, इसका स्टेबिलिटी कम है। यहां देखिए मेसोमेरिक इफेक्ट की वजह से या पीएच एक ही है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। तो जिस तरह से ज्यादा पीएच होता है साइक्लिक बेंजीन डबल बॉन्ड उसमें होता है, तो जितना ज्यादा डबल बॉन्ड बढ़ता चला गया उतना ज्यादा इससे मेसोमेरिक इफेक्ट हुआ, उतना ज्यादा वो स्टेबल होता चला गया फ्री रेडिकल। अब एक और देखिए, हाइपर कॉन्जुगेशन इनहेंस इट्स स्टेबिलिटी। हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से भी फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी बढ़ती है। अब हाइपर कॉन्जुगेशन भी क्या है, पीछे जाने, इसके बाद इसी सबको पढ़ेंगे। देखिए इसमें है CH3 CH2, देखिए फ्री रेडिकल यहां पर के बाद जो CH3 है मतलब बल्कि ग्रुप इलेक्ट्रॉन हटाने वाला, ये CH3 का हाइड्रोजन है, इसमें लगा हुआ कार्बन 1 है, मगर इसमें यह ना CH3, तो देखिए इसमें
3 है नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ऐसे में देखिए इधर 3 इधर 3 6 है नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो 3 से ज्यादा 6 नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वाला स्टेबल है। ये सब चीज कैसे होता है हम पढ़ेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन में। तो हाइपर कॉन्जुगेशन फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी को बढ़ा देता है। 3 वाला से ज्यादा 6 नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वाला स्टेबल होगा। देखिए फ्लोरीन को अगर तोड़ते हैं इसके बॉन्ड को तो 38 किलो कैलोरी एनर्जी लगता है। क्लोरीन को तोड़ने में 58 किलो कैलोरी एनर्जी लगता है। ब्रोमीन को तोड़ने में 46 किलो कैलोरी एनर्जी लगता है। उसी तरह से आयोडीन को तोड़ेंगे इसके बॉन्ड को तो 36 किलो कैलोरी एनर्जी लगेगा। तो जिसमें कम एनर्जी लग रहा है बॉन्ड टूटने में वो फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होगा। तो सबसे कम किसमें लग रहा है, सबसे कम ये है तो सबसे ज्यादा आयोडीन का फ्री रेडिकल स्टेबल होगा, उसके बाद फ्लोरीन का स्टेबल होगा, उसके बाद ब्रोमीन का स्टेबल होगा और सबसे ज्यादा क्लोरीन का फ्री रेडिकल मजबूत मतलब होगा। ये हो गया। अब देखिए फ्री रेडिकल के बारे में और 5वीं बात मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। उसका हम देखते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या है, पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है, इसको देखिए। अब थोड़ा सा इसको विशेष समझिए। फ्री रेडिकल जनरेट ए मैग्नेटिक फील्ड। देखिए फ्री रेडिकल जो होता है वो एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है एंड इट विल बी अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। और ये मैग्नेटिक फील्ड के तरफ फ्री रेडिकल अट्रैक्ट भी होता है। ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन द मैग्नेटिक मोमेंट जनरेटेड बाय स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन। अब देखिए ऐसा होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वजह से द मैग्नेटिक मोमेंट जनरेटेड बाय द स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन। देखिए इलेक्ट्रॉन जो इसमें स्पिन करता है घूमता है उसी की वजह से मैग्नेटिक मोमेंट उस फ्री रेडिकल में जनरेट होता है। इज लिंक्ड अप विद द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से जुड़ा हुआ रहता है। उस सबको छोड़िए, विशेष एक बात समझ लीजिए कि फ्री रेडिकल जो है पैरामैग्नेटिक होता है। ये पहले बताया था क्योंकि उसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन होता है इसलिए पैरामैग्नेटिक और पेयर इलेक्ट्रॉन होता तो डायमैग्नेटिक होता है। चलिए अब हम देखते हैं एक और बात फ्री रेडिकल के बारे में कि मोड ऑफ एक्शन, उसके एक्शन करने का, क्रिया करने का, रिएक्शन करने का क्या मोड होता है फ्री रेडिकल, उसको देखिए। इट रिएक्ट्स विद न्यूट्रल मॉलिक्यूल। फ्री रेडिकल जो है न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्शन करता है टू इनिशिएट ए चेन रिएक्शन। और जो रिएक्शन करता है वो चेन के रूप में रिएक्शन रेगुलर चलता रहता है। आफ्टर रिएक्शन ए सबस्ट्रेट एंड ए न्यू फ्री रेडिकल जनरेट। और रिएक्शन करने के बाद एक सबस्ट्रेट और एक नया फ्री रेडिकल बनता है। ठीक है, तो यहां हमने देखा CH3HCl। तो देखिए यहां जो है टूटेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन अलग, ये अपना इलेक्ट्रॉन अलग लेगा। तो क्लोरीन जो है ना यहाँ अटैक किया तो ये H और Cl, देखिए H वाला और Cl दोनों अटैक करके अपना एक साथ HCl हो गया और ये अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के CH3 फ्री रेडिकल अपना अलग हो गया। इसमें हमने देखा कि न्यूट्रल मॉलिक्यूल के साथ तो रिएक्शन किया फ्री रेडिकल और चेन रिएक्शन किया, लेकिन रिएक्शन के बाद एक सबस्ट्रेट और एक नया फ्री रेडिकल हमको प्राप्त। अब देखते हैं फ्री रेडिकल की रिएक्टिविटी, वो रिएक्शन कैसे करता है, किसके साथ रिएक्शन करता है। देखते हैं सब आदमी सबसे नहीं लड़ता है, सब आदमी सबसे नहीं मिलता है, देख के करता है अटैक। कहाँ अटैक करेंगे, किससे रिएक्शन करेंगे, किससे लड़ेंगे कि जान बच सके। तो आदमी को देख करके उसी हिसाब से किससे मिलना है, किससे लड़ना है, उसी तरह सीख करके ये फ्री रेडिकल भी किससे रिएक्शन करता है, देख करके अटैक करेगा, देख करके उसे रिएक्शन करता है। तो देखिए फ्री रेडिकल का रिएक्टिविटी, स्मॉलर द साइज ऑफ फ्री रेडिकल मोर रिएक्टिव इज द फ्री रेडिकल। देखिए जिस फ्री रेडिकल का साइज छोटा रहेगा वह फ्री रेडिकल ज्यादा रिएक्टिव होता है। जैसे हम देखते हैं हाइड्रोजन ग्रुप में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन सब होता है। तो सबसे छोटा फ्लोरीन फ्री रेडिकल का सबसे ज्यादा रिएक्टिव, उससे बड़ा ये, उससे
कम ये रिएक्टिव, उससे बड़ा ये तो उससे कम ये रिएक्टिव, उससे बड़ा ये तो उससे कम ये रिएक्टिव। इस तरह से करके रिएक्टिविटी हमने देखा। हाइड्रोजन इज लेस रिएक्टिव देन फ्लोरीन। हाइड्रोजन जो है फ्लोरीन से कम रिएक्टिव होता है, क्योंकि फ्लोरीन से छोटा है, ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए, लेकिन नहीं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में सबसे ज्यादा फ्लोरीन आता है, इसलिए हाइड्रोजन के साथ ऐसा ये एक्सेप्शन है। और एक और बात है मिथाइल में कि 3 डिग्री से कम, 2 डिग्री से कम, 1 डिग्री से कम मिथाइल, इस तरह से इसकी रिएक्टिविटी होती है। सब अलग है, सबको याद रखना है, मालूम रखना है। अब एक लास्ट फ्री रेडिकल का एक पॉइंट और देख लेते हैं, बस उसका सारा इंट्रोडक्शन अंदाजा मिल जाएगा। फ्री रेडिकल क्या है, कैसे, कहां, किससे मिलता है, क्या अटैक करता है, उसी हिसाब से इससे बाद में हम बात करेंगे। तो देखते हैं लास्ट फ्री रेडिकल का रीअरेंजमेंट ये कैसे होता है, रीअरेंजमेंट रिएक्शन ये कैसे करता है उसको देखिए। एक प्राइमरी फ्री रेडिकल में प्रोड्यूस एक टर्शियरी फ्री रेडिकल। एक प्राइमरी फ्री रेडिकल एक टर्शियरी फ्री रेडिकल को प्रोड्यूस कर सकता है बाय माइग्रेटिंग ए सब्स्टिट्यूएंट फ्रॉम द नाइबरिंग कार्बन एटम। कैसे करता है? बाय माइग्रेटिंग ए सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट को जो ब्रांच होता है उसको पड़ोसी के कार्बन आइटम पर भेज देता है, रीअरेंज, फिर से रीअरेंज करके दूसरा चीज बनने के लिए, ज्यादा स्टेबल होने के लिए। बट माइग्रेशन सब्स्टिट्यूएंट इज एन एल्काइल ग्रुप, रीअरेंजमेंट इज रेयर। लेकिन अगर माइग्रेटिंग सब्स्टिट्यूएंट जो है अगर वो एल्काइल ग्रुप होगा तो रीअरेंजमेंट बहुत कम हुआ करता है। लेकिन एल्काइल ग्रुप की जगह अगर माइग्रेटिंग सब्स्टिट्यूएंट एराइल ग्रुप होगा तो रीअरेंजमेंट अक्सर हुआ करता है। पीएच CH3 CH2 है, आप देखिए पीएच है, ये इस पर अटैक किया, रीअरेंजमेंट होगा, होने के बाद CH3 जैसे वैसे रहेगा, C2 वैसे रहेगा, ये आकर के इसमें बस मिल गया, रीअरेंज होकर के फिर दूसरा नया ये पूरा फ्री रेडिकल बन गया। इस तरह से करके फ्री रेडिकल की बात हमने समझ लिया, जान लिया। आप 5 ना बोले थे पढ़ेंगे, तो दूसरा क्या पढ़ेंगे अब हम? इलेक्ट्रोफाइल, उसकी केमिस्ट्री, उसका इंट्रोडक्शन। आप इलेक्ट्रोफाइल का सब कुछ जानते हैं। इसको हम एल्काइल कार्बोनियम आयन भी कहेंगे। और किसका हम देखते हैं कि पढ़े केमिस्ट्री किस इलेक्ट्रोफाइल का? तो CH3 प्लस वाला कहलाता है इलेक्ट्रोफाइल, और माइनस वाला कहलाता है न्यूक्लियोफाइल। तो हमको इलेक्ट्रोफाइल का पढ़ना है। देखिए सबसे पहले क्या देखते हैं, किसी भी चीज का, किसी से मिलेंगे तो सबसे पहले क्या पूछेंगे? उसका इंट्रोडक्शन। तो चलिए इलेक्ट्रोफाइल से भी पहले उसका हम लेते हैं इंट्रोडक्शन। द इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट रिएक्शन इंटरमीडिएट, ये सब क्या है? पांचों रिएक्शन इंटरमीडिएट था। आइए इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन की कमी वाला है, सही बात है। क्या है? प्लस चार्ज है, माने इलेक्ट्रॉन इसमें से हटा है, इलेक्ट्रॉन की कमी वाला है। मे और मे नॉट हैव ए पॉजिटिव चार्ज। देखिए अब ऐसा जरूरी नहीं है कि ऊपर प्लस लिखे रहेगा तब हम समझेंगे कि वो ये इलेक्ट्रोफाइल है। एक्स के नीचे कुछ नहीं है तो उसके नीचे एक है ना छिपा हुआ, किसी वाई के आगे कुछ नहीं है तो उसके आगे है ना माइनस प्लस छिपा हुआ। उसी तरह से ये जरूरी नहीं है कि उसमें प्लस नजर आएगी तब हम समझेंगे कि ये इलेक्ट्रोफाइल है। बिना प्लस वाला भी इलेक्ट्रोफाइल हो सकता है। बट बियर्स ए वैकेंट ऑर्बिटल, लेकिन जरूरी है ये बात उसमें कि उसमें खाली ऑर्बिटल होना चाहिए। तो वही ना इलेक्ट्रॉन की कमी वाला हुआ तब मेन हो है, तो वो इलेक्ट्रोफाइल होगा। दैट कैन अकोमोडेट ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ले सके, चाहे तो उसमें खाली इलेक्ट्रॉन होता है। इसको हम डिनोट करेंगे बस कैपिटल ई से, इलेक्ट्रोफाइल। अब देखिए H प्लस है तो नजर आ रहा है कि इलेक्ट्रोफाइल, Cl है प्लस तो नजर आ रहा है कि इलेक्ट्रोफाइल, CH3 प्लस है, CH2 प्लस है तो नजर आ रहा है कि इलेक्ट्रोफाइल है। लेकिन अब हम यहाँ देखते हैं BF3, AlCl3, CO2, SnCl2, इस सब में तो प्लस है नहीं, तो हम कैसे समझेंगे? लेकिन है तो इलेक्ट्रोफाइल, लेकिन हम कैसे समझेंगे? यहाँ पर ना पॉवर है, उसमें मिला हुआ है, देख के समझ लो ये पॉवर है, इसी के साथ ये इलेक्ट्रोफाइल है। अलग से कहीं पर आ जाएगा कि पूछेगा इलेक्ट्रोफाइल है कि नहीं, सोचेंगे कि प्लस है होगा, वैकेंट ऑर्बिटल है कि नहीं है, ये कैसे समझेंगे? इसको हम बताते हैं, इसको थोड़ा देखिए गौर से समझ में आ जाएगा। जैसे है ना AlCl3,
तो इसको हम देखते हैं Al Cl3 जो है 1 2 3 हो गया Cl3। और क्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है 17, 2 8 7 7 होता है। ये सब लेविस डॉट स्ट्रक्चर के हिसाब से देखते हैं। लेविस डॉट स्ट्रक्चर बैक वीडियो में देखिएगा। तो चलिए 7 होता है इसमें 2 2 4 2 6 1 7 2 2 4 2 6 1 7 2 2 4 2 6 1 7। एल्युमिनियम का 13 था 2 8 3 होता है इसमें 1 2 3 हो गया। अब तो सब चाहेगा 8 पूरा करना चाहिए। इससे बड़ा आइटम है तो 8 पूरा कर सकता है। तो 8 पूरा करना चाहेगा तो ये क्लोरीन का साथ 8 हो गया, क्लोरीन का साथ 8 हो गया, क्लोरीन का साथ 8 हो गया। एल्युमिनियम का 3 था, 3 दिया तो 6 ही हुआ। कहां 8 उसका हुआ? उसमें तो एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन कम है ही है। ऐसे करके हम समझ गए कि वो इसमें वैकेंट ऑर्बिटल है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन कमी है। ये सब इलेक्ट्रॉन की कमी वाला है, इसलिए सब जो है फ्री, ये सब जो है इलेक्ट्रोफाइल है। चलिए अब इसका अगला देखते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल का कॉन्फ़िगरेशन, शेप और स्ट्रक्चर, उसकी बनावट कैसी होती है उसको देखते हैं। इसी का देखते हैं CH3+ का। दे आर एक्सट्रीमली रिएक्टिव स्पीशीज। देखिए रिएक्टिव तो होगा ही, इलेक्ट्रॉन की कमी है तो कहीं ना कहीं से इलेक्ट्रॉन खोज निकले तो होगा है। वेयर इट प्रोवाइड्स फ्रंट अटैक एज वेल एज रेयर अटैक विद इक्वल चांस। तो इसमें फ्रंट अटैक और रेयर अटैक होने का इक्वल चांस होता है। कैसा अटैक होता है, क्या होता है देखिए, है ना। CH3 वैकेंट ऑर्बिटल इसमें है, sp2 ट्राइगोनल प्लेयर हाइब्रिडाइजेशन देखिएगा। तो ये हमेशा फ्रंट और रेयर अटैक होगा इस पर, ताकि इलेक्ट्रॉन कहीं से भी इसको मिल जाए। अब देखते हैं जेनरेशन, मतलब इलेक्ट्रोफाइल कहां से जनरेट होता है, कहां से बनता है, कैसे कहां से निकलता है, उसको हम देखेंगे। देखिए पहला कैसे बनता है, प्रेजेंस ऑफ एसिड। एसिड के प्रेजेंस में इलेक्ट्रोफाइल बनता है। तो एसिड दो तरह का हो सकता है, प्रोटिक और नॉन प्रोटिक। एक एक देखते हैं। पहले इन केस ऑफ नॉन प्रोटिक एसिड के केस में किस तरह से इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन होता है। देखिए ClCl क्लोरीन है और AlCl3 यहां को नॉन प्रोटिक एसिड है। तो देखिए इसमें होगा क्या, AlCl3 है, एक Cl ले लेगा, AlCl4 हो जाएगा माइनस के साथ, एक बचा हुआ Cl यहाँ Cl+ हो जाएगा। देखिए Cl पर माइनस चार्ज होना चाहिए, प्लस नहीं होना चाहिए। लेकिन इस HOCl में ऐसा केस में Cl पर भी प्लस चार्ज आ सकता है, लेकिन हम कुछ संभव है, जो चाहे हो सकता है। उसी तरह से है ClSCl AlCl3 के साथ, उसी तरह AlCl4 और SCl AlCl4 माइनस और ClS प्लस चार्ज के साथ। तो ये प्लस वाला जो बन रहा है, हम देखते हैं कि वो इस तरह से करके हमारा इलेक्ट्रोफाइल मिला। दूसरा है इन केस ऑफ प्रोटोनिक एसिड। प्रोटोनिक एसिड के केस में देखते हैं। इस केस में देखिए CH3OH इथाइल अल्कोहल H+ या H2SO4 या HSO4 के प्रेजेंस में H+ और HSO4 माइनस। अब देखिए यहाँ जो एक बॉन्ड है ये अटैक करेगा प्लस वाले पर, तो CH3OHH ये एक साथ आ जाएगा OH2। अब OH2 जिससे आया ना, तो अब ये H2O बन गया, से निकल जाएगा और ये CH3+ के साथ में आ जाएगा, बस हमको इलेक्ट्रोफाइल मिल गया। उसी तरह से देखते हैं, ये है, इसके साथ रिएक्शन किया तो देखिए इसमें क्या हुआ, ये अटैक किया H+ पर, तो यहाँ ये H जाके यहाँ पर जुड़ गया, तो CH2OH हो गया। अब OH में क्या देखते हैं, CH2OH सब एक साथ आ गया प्लस के साथ, ये बन गया हमारा इलेक्ट्रोफाइल। उसी तरह से CH2 इथिलीन प्लस H2SO4 माइनस, डबल बॉन्ड यहाँ प्लस पर अटैक किया, तो CH2 यही है और H+ तो किया था, यहाँ पर जाकर वो जुड़ गया। अब देखिए ये डॉटेड बॉन्ड के साथ है। अब यहाँ से क्या होगा कि CH2 एक H को ले लेगा, CH2 से रह जाएगा, तो CH2 और CH2H CH3 प्लस के साथ आ गया, मतलब ये भी हमारा इलेक्ट्रोफाइल बनेगा। अब दूसरा तरीका देखिए कि किस तरह से इलेक्ट्रोफाइल
बनता है, कहां से इलेक्ट्रोफाइल मिलता है, इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन कहां से होता है, इसका दूसरा तरीका देखिए। दूसरा है बाय सॉल्वोलिसिस ऑफ CX बॉन्ड। जब हम CX कार्बन में लगा हुआ कोई हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड है तो उसके सॉल्वोलिसिस करने के बाद भी हमको इलेक्ट्रोफाइल मिलेगा, वहां से भी इलेक्ट्रोफाइल जेनरेट होता है। कैसे, तो देखिए R3CX के साथ लगा हुआ है तो ये बॉन्ड टूटेगा और टूटने के बाद यहां से X अलग अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के और R3C इस पर प्लस चार्ज आ गया, तो ये जो प्लस चार्ज वाला हो गया यही बन गया हमारा इलेक्ट्रोफाइल, तो इलेक्ट्रोफाइल मिल गया। अब तीसरा तरीका देखते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल कहां से मिलता है, उसका जनरेशन कहां से होता है। तो तीसरा देखिए, डिमिनेशन ऑफ एमीन बाय नाइट्रस एसिड। जब हम एमीन का नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमको इलेक्ट्रोफाइल मिलता है, वहां से इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है। तो देखिए किस तरह से हमको इलेक्ट्रोफाइल प्राप्त होता है। तीसरा तरीका देखिए, RNH2 एमीन है, आयरो पर डालिए HNO2 नाइट्रस एसिड, तो ये RN2 हमारे अलग होगा, मिल जाएगा, और यहां से R प्लस अलग हो गया, N2 अलग हो गया, तो ये जो R प्लस हुआ ये हमारा हो गया इलेक्ट्रोफाइल। अब ये सब रिएक्शन कैसे होता है पूरा अभी पढ़ेंगे धीरे धीरे, तो रिएक्शन मैकेनिज्म पूरा समझ में आएगा। अभी सब बेसिक रिएक्शन मैकेनिज्म का समझना है, इसको पढ़ते रहिए। अब देखिए चौथा तरीका कि किस तरह से हमको इलेक्ट्रोफाइल मिलेगा, बाय द रिएक्शन ऑफ हाइलाइट विथ सुपर एसिड। जब हम सुपर एसिड के साथ हाइलाइट का रिएक्शन करेंगे तो भी हमको इलेक्ट्रोफाइल मिलता है, तो भी इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन होता है। तो कैसे होता है इलेक्ट्रोफाइल प्राप्त, तो देखिए RF हाइलाइट है, इसके साथ देखो एरो पर डाल दिए हैं SbF5 एंटीमनी पेंटाफ्लोराइड, तो देखिए यहां से होगा कि R प्लस अलग हो जाएगा और SbF5 और F मिलाकर के SbF6 अलग हो जाएगा, तो ये जो R प्लस हुआ ये हमको इलेक्ट्रोफाइल मिल गया। और अब लास्ट देखते हैं पांचवा कि किस तरह से हमको इलेक्ट्रोफाइल मिलता है, कहां से इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन होता है, किस तरह से इलेक्ट्रोफाइल हमको प्राप्त होता है। देखिए बाय डिकम्पोजिशन ऑफ डायजोनियम साल्ट। जब डायजोनियम साल्ट का भी डिकम्पोजिशन होता है, टूटता है, तो भी हमको इलेक्ट्रोफाइल मिलता है। RNN-, देखिए N है, तो ये हो गया आपको डायजोनियम साल्ट। अब इसमें हो गया R एक N प्लस और ये डबल बॉन्ड था ना, ट्रिपल बॉन्ड N तक क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड अपना पूरा करेगा। अब यहां पर तो समझिए कि R अलग और ये दोनों N2 अलग, तो ये R प्लस जो हुआ इस तरह से हमको मिल गया इलेक्ट्रोफाइल। अब देखते हैं इलेक्ट्रोफाइल की स्टेबिलिटी कितनी मजबूती है, कितना स्टेबल होता है इलेक्ट्रोफाइल। ये देखिए चौथा पॉइंट, द स्टेबिलिटी ऑफ चार्ज सिस्टम इज इंक्रीज्ड बाय dispersal of the positive charge. The stability of charge system is increased by, देखिए the stability of charge system, कोई भी चार्ज कोई बॉडी है उस पर चार्ज का किस तरह से फैलाव है उसके हिसाब से उसकी स्टेबिलिटी होती है, उस पर उसकी स्टेबिलिटी डिपेंड करती है। तो इलेक्ट्रोफाइल का स्टेबिलिटी चौथा हम देख रहे हैं कि द स्टेबिलिटी ऑफ चार्ज सिस्टम इज इंक्रीज्ड बाय डिस्पर्सल ऑफ द पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रोफाइल पर चार्ज का क्या सिस्टम है फैलने का, उस पर उसकी स्टेबिलिटी डिपेंड करती है। इज इंक्रीज्ड बाय डिस्पर्सल ऑफ द पॉजिटिव चार्ज। जिस तरह से जितना पॉजिटिव चार्ज उस इलेक्ट्रोफाइल पर फैला हुआ रहेगा उतना ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो देखिए अब हम समझते हैं इसमें भी पहला कि प्लस आई इफेक्ट इनहेंस इट्स स्टेबिलिटी। इलेक्ट्रोफाइल की स्टेबिलिटी को प्लस इंडक्टिव इफेक्ट बढ़ा देता है, तो उसी का उल्टा माइनस आई इफेक्ट घटा देता है। मतलब प्लस आई इफेक्ट इलेक्ट्रॉन देता है, तो इलेक्ट्रॉन जो देगा पूरे के पूरे कंपाउंड को, तो इलेक्ट्रॉन तो बढ़ेगा, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंस हुआ, ज्यादा इलेक्ट्रॉन बढ़ा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन फैला, तो इस तरह प्लस आई इफेक्ट कहलाया। और हम बता रहे कि पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा से ज्यादा बढ़ेगा उतना ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी होगी, तो प्लस आई इफेक्ट
इलेक्ट्रॉन दे करके उसकी स्टेबिलिटी को बढ़ा देता है, और माइनस आई इफेक्ट इलेक्ट्रॉन ले करके उसकी स्टेबिलिटी को घटा देता है। CH3 प्लस, अब देखिए इसमें CH3 का काम होता है इलेक्ट्रॉन हटाना। अभी कुछ नहीं अकेला है, अब देखिए इलेक्ट्रॉन हटाया, CH2 प्लस चार्ज आया, इसमें दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन हटाएगा, CH2 प्लस चार्ज आएगा। इसमें 3 है, CH3 3 है, तीन तरफ से इलेक्ट्रॉन हटाएगा, C प्लस चार्ज आएगा। तो देखिए जिस तरह से इलेक्ट्रॉन हटाना बढ़ रहा है उस तरह से उसकी स्टेबिलिटी भी बढ़ रही है। लेकिन माइनस आई इफेक्ट में देखते हैं कि CH3 अभी अकेला है, Cl जो इलेक्ट्रॉन खींचने वाला है, उससे भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचने वाला है फ्लोरीन। तो जिस तरह से इलेक्ट्रॉन खिंचाव माइनस आई इफेक्ट बढ़ रहा है, उस तरह से इलेक्ट्रोफाइल की स्टेबिलिटी भी घट रही है। चलिए तीसरा देखते हैं इसी में स्टेबिलिटी में कि मेसोमेरिक इफेक्ट इज हाईली रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्पर्सल ऑफ द चार्ज। मेसोमेरिक इफेक्ट जो होता है वह इलेक्ट्रॉन को डिस्पर्स करने के लिए, फैलाने के लिए ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन फैलाएगा तो ज्यादा स्टेबल बनाएगा, मतलब मेसोमेरिक इफेक्ट की वजह से भी इलेक्ट्रोफाइल की स्टेबिलिटी बढ़ती है। Hence it enhances stability, बढ़ा देगा स्टेबिलिटी को। मेसोमेरिक इफेक्ट देखिए CH3 CH2 है और CH2 है, यहाँ भी एक प्लस है इस कंपाउंड में। देखिए इस कंपाउंड से यहाँ डबल बॉन्ड है, मेसोमेरिक इफेक्ट इसमें होगा तो इसलिए इसकी स्टेबिलिटी बढ़ गया। उसके बाद इधर आइए, पीएच यहाँ एक है, इसमें भी पीएच है ना, इसमें डबल बॉन्ड होगा। यहाँ पीएच 2 है, यहाँ पीएच 3 है, डबल बॉन्ड की संख्या बढ़ती जा रही है, मेसोमेरिक इफेक्ट ज्यादा होगा, स्टेबिलिटी भी इसमें ज्यादा होगा। अब आइए स्टेबिलिटी का चौथा देखते हैं। थ्रू नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हाइपर कंजुगेशन एनहांस इट्स स्टेबिलिटी। देखिए हाइपर कंजुगेशन के हिसाब से स्टेबिलिटी में चौथा देख रहे हैं, जितना कि नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बढ़ेगा हाइपर कंजुगेशन में, उतना उस कंपाउंड की स्टेबिलिटी बढ़ेगी। देखिए इसमें हम देखते हैं कि 3 हाइड्रोजन है अल्फा कार्बन के साथ लगा हुआ, तो इसमें 3 नो बॉन्ड हुआ, इसमें 3 और 3 6 नो बॉन्ड हुआ, इसमें 3 3 6 3 नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हुआ। तो जैसे जैसे नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, नो बॉन्ड जितना ज्यादा बढ़ेगा हाइपर कंजुगेशन के हिसाब से उसकी स्टेबिलिटी उतना बढ़ेगी। तो देखिए इलेक्ट्रोफाइल किससे ज्यादा ये स्टेबल, इससे ज्यादा ये स्टेबल होगा। अब देखिए एक इलेक्ट्रोफाइल की स्पेशल स्टेबिलिटी भी होता है कि स्पेशल स्टेबल होता है, वो एक देख लीजिए, तो फिर इलेक्ट्रोफाइल की स्टेबिलिटी वाला पॉइंट खत्म हो जाएगा। साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल इलेक्ट्रोफाइल। देखिए साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल होगा, साइक्लोप्रोपाइल का मतलब होगा कि साइक्लो है, यही है, एक का बंद है तो साइक्लो है, और 3 कार्बन है, 1 2 3 का प्रोपाइल होगा। तो ये होता है इलेक्ट्रोफाइल का स्पेशल स्टेबिलिटी। 5वां में देखिए साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल वाला जो इलेक्ट्रोफाइल है ये ज्यादा स्टेबल होगा बेंजाइल टाइप वाले से, बेंजाइल टाइप वाले इलेक्ट्रोफाइल से, इससे ये ज्यादा स्टेबल होगा। तो देखिए इसमें ग्रेटर का साइन लगा दिया। ऐसा काहे होता है? ड्यू टू कंजुगेशन बिटवीन बेंट ऑर्बिटल ऑफ साइक्लोप्रोपाइल रिंग। ड्यू टू कंजुगेशन बिटवीन, देखिए चूंकि इस दोनों में हम देखते हैं कि जो कंजुगेशन हो रहा है बेंट ऑर्बिटल ऑफ साइक्लोप्रोपाइल रिंग, इसमें जो बेंट ऑर्बिटल है साइक्लोप्रोपाइल रिंग का और वैकेंट ऑर्बिटल है, इसके वजह से इससे ज्यादा ये स्टेबल होता है। ऐसे याद रखना है कि बेंजाइल वाले से साइक्लोप्रोपाइल वाला इलेक्ट्रोफाइल ज्यादा स्टेबल होता है। एक और देखिए, व्हेन ए हेटेरो एटम बियरिंग एन अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब कोई हेटेरो एटम मतलब अलग अलग टाइप का एटम बियरिंग एन अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसमें अनशेयर्ड पेयर वाला अगर इलेक्ट्रॉन रहता है और हेटेरो एटम यही ऑक्सीजन नाइट्रोजन एक्स जो भी रहे, एडजेसेंट टू कैटायनिक सेंटर इज प्रेजेंट, अगर उसमें कैटायनिक सेंटर प्रेजेंट है, इट प्रोवाइड्स, तो उसको स्पेशली
स्टेबल बना देता है। ये था इलेक्ट्रोफाइल की स्टेबिलिटी के बारे में। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रोफाइल का मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होता है। ये पांचवा पॉइंट ई देखिए, द इलेक्ट्रोफाइल हैज 6 इलेक्ट्रॉन यूनिट्स वैलेंस शेल। देखिए इलेक्ट्रोफाइल के वैलेंस शेल में, बाहरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होता है। तो 6 का मतलब हुआ 3 जोड़ा लगा हुआ है। हेंस मैग्नेटिक स्पिन जो उसमें होता है अप वाला और डाउन वाला, वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। हेंस मैग्नेटिकली इट इज न्यूट्रल, इसलिए मैग्नेटिकली ये न्यूट्रल होगा इलेक्ट्रोफाइल। दैट इज हर इलेक्ट्रोफाइल में अगर इलेक्ट्रॉन जोड़ा है तो वो डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक बिना जोड़ा वाला है, जोड़ा वाला है इसलिए डायामैग्नेटिक इन नेचर होता है इलेक्ट्रोफाइल। अब देखते हैं इलेक्ट्रोफाइल का रिएक्टिविटी। इलेक्ट्रोफाइल रिएक्शन कैसे करता है, रिएक्टिविटी के हिसाब से कितना मजबूत और कमजोर है उसको देखिए। छठा होगा, रिएक्टिविटी इंक्रीज एज द डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। देखिए इलेक्ट्रोफाइल में जिस तरह से धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, इलेक्ट्रॉन कम रहेगा, उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन लेकर के दूसरे से रिएक्शन करना ज्यादा चाहेगा। इसलिए इलेक्ट्रोफाइल का रिएक्टिविटी, छठा पॉइंट हम देख रहे हैं कि जिस तरह से इलेक्ट्रोफाइल में इलेक्ट्रॉन की कमी होगी उस तरह से वो रिएक्शन करना ज्यादा रिएक्टिव होता रहेगा। दैट इज इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, ऐसा ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन उसे खींच लेता है। इलेक्ट्रॉन कमी होगा, जब भी कमी होगा तो तुरंत चाहेगा दूसरे से इलेक्ट्रॉन को पूरा करने लेकर के। इसलिए इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अगर लगा हुआ है तो इंक्रीजेस इसका रिएक्टिविटी को बढ़ा देगा। इलेक्ट्रोफाइल में अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है तो इलेक्ट्रोफाइल का रिएक्टिविटी को बढ़ा देगा। कारण कि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप उसमें से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इलेक्ट्रॉन की कमी होगा तो ज्यादा रिएक्शन करना चाहेगा। जबकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन और दे दे उसको, इलेक्ट्रॉन की कमी होने नहीं देगा। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या रेजोनेंस होने की वजह से डिक्रीज द रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी घट जाता है इलेक्ट्रोफाइल का। जैसे हम देखते हैं, देखिए ये CH3 अकेला है, अब CH2 में Cl लगा हुआ है, CH2 में है F लगा हुआ है, तो ये अकेला था, क्लोरीन उससे इलेक्ट्रॉन खींच लिया, फ्लोरीन उससे ज्यादा ही इलेक्ट्रॉन खींच लिया। तो जैसे इलेक्ट्रॉन खींचा तो रिएक्टिविटी इंक्रीज, मतलब कि बढ़ जाएगी, रिएक्शन करना इलेक्ट्रोफाइल बढ़ा लेगा। और अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप वाला है, जैसे ये अकेला था, आज इसमें देखते हैं वो CH3 इलेक्ट्रॉन को हटाता है, ऑक्सीजन पर होता है ना लोन पेयर, इलेक्ट्रॉन को और दे देगा। जब देगा तो रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, रिएक्टिविटी घट जाएगी। मेसोमेरिक, देखिए मेसोमेरिक इफेक्ट डिक्रीज रिएक्टिविटी, मेसोमेरिक इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रोफाइल का रिएक्टिविटी घट जाता है। जैसे देखिए इसमें हो रहा है मेसोमेरिक इफेक्ट, ये पीएच वाला इसमें भी होगा मेसोमेरिक इफेक्ट, इसमें 2 पीएच इसमें और ज्यादा होगा मेसोमेरिक इफेक्ट। तो मेसोमेरिक इफेक्ट जिसमें ज्यादा हो रहा है उसकी रिएक्टिविटी घट रही है। इसमें मेसोमेरिक इफेक्ट कम हो रहा है, उससे ज्यादा इसमें हो रहा है, उससे ज्यादा इसमें हो रहा है। तो मेसोमेरिक इफेक्ट होने की वजह से इलेक्ट्रोफाइल की रिएक्टिविटी घट जाती है। एक और देखते हैं कि अगर इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव चार्ज वाला है, शुरू में बताए थे कि इलेक्ट्रोफाइल पर प्लस चार्ज होगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि लिखा होगा ही देखें कि हाँ है, जरूरी नहीं है। बोले थे ना AlCl3 इलेक्ट्रॉन की कमी वाला है तो इलेक्ट्रोफाइल हो गया, प्लस साइन होना चाहिए लेकिन जरूरी नहीं है कि होगा ही। तो वैसा इलेक्ट्रोफाइल जिसमें पॉजिटिव चार्ज है वह ज्यादा स्टेबल होता है, और वैसा इलेक्ट्रोफाइल जिस पे पॉजिटिव चार्ज नहीं है लेकिन इलेक्ट्रोफाइल है वह कम रिएक्टिव होता है। तो देखिए ये प्लस वाला इलेक्ट्रोफाइल है, ये न्यूट्रल बिना प्लस माइनस वाला इलेक्ट्रोफाइल है, तो ये ज्यादा रिएक्टिव होगा। पॉजिटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रोफाइल बिना पॉजिटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रोफाइल से ज्यादा रिएक्टिव होता है। अब हम इलेक्ट्रोफाइल की रिएक्टिविटी एक और देखते हैं, चौथा, उसको देखिए गौर से। द रिएक्टिविटी वेरीज एज, देखिए रिएक्टिविटी जो इलेक्ट्रोफाइल की है वो किस तरह से वैरी करेगा।
देखिए BBr3 हाइड्रोजन ग्रुप में देख रहे हैं कि ब्रोमीन है, उससे कम रिएक्टिविटी है आयोडीन की, उससे कम रिएक्टिविटी है क्लोरीन की, और उससे कम रिएक्टिविटी है फ्लोरीन की। मतलब कि बड़ा से जैसे छोटा साइज और कम खिंचाव से जैसे बड़े खिंचाव की तरफ आ रहे हैं, वैसे वैसे इलेक्ट्रोफाइल की रिएक्टिविटी हम देख रहे हैं कि घटती जा रही है। और कुछ अदर एग्जाम्पल भी है जो याद रखिएगा कि किस तरह से हम इलेक्ट्रोफाइल की रिएक्टिविटी को समझेंगे और उसको याद रखेंगे। जैसे देखिए AlBr3 से कम होता है AlCl3, से कम होता है GaCl3, से कम होता है FeCl3, से कम होता है SbCl5, से कम होता है ZrCl4, से कम होता है SnCl4, से कम होता है BCl3 और उससे भी कम होता है BF3। और एक बात और पास में याद रखना है इलेक्ट्रोफाइल के रिएक्टिविटी के बारे में कि कीटोन से ज्यादा रिएक्टिव होता है एल्डिहाइड। ठीक है, ये हो गया। अब एक और देखिए इलेक्ट्रोफाइल का 7वां पॉइंट कि मोड ऑफ एक्शन, ये किस तरह से एक्शन करता है, इसको देखिए। पहला एडिशन विथ अनसैचुरेटेड लिंकेज, ये जो है सो अनसैचुरेटेड एडिशन विथ अनसैचुरेटेड लिंकेज, ये किस तरह से अनसैचुरेटेड लिंकेज होकर के किस तरह से ये ऐड होता है उसको देखिए और क्या बनाता है उसको देखिए। इलेक्ट्रोफाइल अटैक्स ऑन, इलेक्ट्रोफाइल डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पर अटैक करता है और अटैक करने के बाद एक पाई कॉम्प्लेक्स बनाता है जो बीच में थोड़ा देर के लिए बनता है फिर बाद में खत्म होता है। ये रिएक्शन इंटरमीडिएट टाइप का ही है, रिएक्शन इंटरमीडिएट में रिएक्शन इंटरमीडिएट टाइप का है। जिस तरह से हम देखते हैं कि ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये डबल बॉन्ड वाला है इथिलीन, तो देखिए यहां इस पर अटैक होगा तो ये CH2 रहेगा, E यहां पे जुड़ जाएगा, यही होगा पाई कॉम्प्लेक्स। या इसमें देखते हैं तो यहां ये अटैक किया और यही H और यही E यहां पर जुड़ गया, ये बना लिया पाई कॉम्प्लेक्स। दूसरा देखते हैं कॉम्बिनेशन विथ न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल जो है वह न्यूक्लियोफाइल के साथ भी कंबाइन करता है। देखिए R+, ये इलेक्ट्रोफाइल, अब माइनस वाला होता है न्यूक्लियोफाइल, तो Y है माइनस, न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्ट करके कंबाइन करके देखिए क्या बना लिया, खाली R और Y एक साथ बना लिया। और तीसरा देखते हैं एलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन, किस तरह से इलेक्ट्रोफाइल प्रोटॉन को निकालता है, कहां किस तरह से कैसे रिएक्शन करता है उसको देखिए। कार्बन वाला इलेक्ट्रोफाइल होना चाहिए, एब्स्ट्रैक्ट अल्फा हाइड्रोजन, ये अल्फा हाइड्रोजन से मिलता है कार्बन के और अल्कीन बना देता है। किस तरह से इसको देखते हैं, जिस तरह से ये है CH3CH+CH3, इसमें देखिए ये हाइड्रोजन, ये बॉन्ड यहां अटैक हुआ है जो ये कहलाता है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स में फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, जीरो ऑर्डर सब क्या है उसमें जानेंगे। यहां से ये H निकला, हटा, और ये देखिए यहां पे आ गया डबल बॉन्ड, इसको अटैक किया था, यहां पर डबल बॉन्ड आ गया, अल्कीन बना लिया। उसी तरह इसमें भी देखिए CH3C CH3CH3OH, H2SO4 के प्रेजेंस में CH3C CH3 और HHO, H2 बन के निकल गया, यहां पर CH2 ही बचा डबल बॉन्ड के साथ, यहां पर CH2 वैलेंसी पूरा करने के लिए हो गया। ये डिहाइड्रेशन ऑफ, ये अल्कोहल का डिहाइड्रेशन हुआ, ये इवन मैकेनिज्म है और ये यहां पे अल्कीन बन गया। और अब इलेक्ट्रोफाइल का 8वां और लास्ट पॉइंट जानिए कि रीअरेंजमेंट वो कैसे करता है। पहले जैसा था उसको ठीक नहीं लगता है, वैसा रहना, वैसा दोस्ती, वैसा आदमी ठीक नहीं लगा, तो सोचा कि अब हम फिर किसी से दूसरे से मिलकर कोई नया टाइप का कोई नया चीज बनाए, नया अरेंज हो जाए, रीअरेंजमेंट कर लें, पुराने वाले अरेंज को छोड़ दें। देखिए होता है ना, बच्चे सबको देखिएगा, सब आदमी को देखिएगा, किसी से दोस्ती रखे रहेगा, कुछ दिन के बाद किसी बात पर लड़ाई हुआ, उसका दिल मोटा हुआ, खराब लगा, दोस्त पुराना हो गया, वो चाहता है ना कि नया चीज खरीदे, नया सामान ले, तब नया दोस्त हो जाए, तो इसलिए नया करना चाहता है, बहुत पुराना को तोड़ के नया बनाता है, वही रिएक्शन मैकेनिज्म कहलाता है, मैकेनिज्म इसी से चलता है।
लेकिन रीअरेंजमेंट में भी देखते हैं कि पुराना अरेंज को छोड़कर नया अरेंज करेगा, पुराना हटाएगा, नया बदलेगा, पुराना चीज से नया चीज कैसे बनता है, किस तरह से रीअरेंज होता है। तो उसको देखिए, कार्बन कटायन इलेक्ट्रोफाइल होना चाहिए, गेन ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को लेता है, कहां से लेता है, अपने नजदीक वाले नाइबर एटम से, पड़ोसी वाले एटम से लेगा, लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू कार्बन कटायन, और उसके बाद पुराना दोस्त को छोड़ के नया प्लस वाला इलेक्ट्रोफाइल कार्बन कटायन बनाता है, दैट कैन बेटर एकोमोडेट द पॉजिटिव चार्ज, जो उसको बेटर पॉजिटिव चार्ज एकोमोडेट करता है, और इसलिए उससे ज्यादा फायदा हुआ। अच्छा पॉजिटिव चार्ज के साथ इलेक्ट्रोफाइल बना तो वही वाला दोस्त रखेगा, पुराना दोस्त को हटा देगा, खराब लगेगा, बदल देगा, पुराना कपड़ा को, पुराना सामान को किस तरह से लोग लेकर नया लेता है, आदमी से लड़ाई होगा, दिल में तकलीफ, दिल मोटा होगा तो बदल देगा, ऐसे करता है। रिएक्शन मैकेनिज्म इसी तरह से होता है, इसी तरह से करता है रीअरेंजमेंट। देखिए यहाँ 1 डिग्री कार्बन है, CH3C CH3 CH2+H, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, तो CH3 इधर गया, प्लस आ गया, CH3 H यहाँ आ गया, तो CH3 हो गया, ये हो गया 3 डिग्री कार्बन। तो इस तरह से करके हमारा इलेक्ट्रोफाइल भी खत्म हो गया। तो इसमें हमने पढ़ा बेसिक मैकेनिज्म का, उसके बाद पढ़ा फ्री रेडिकल, उसके बाद पढ़ा इलेक्ट्रोफाइल। अब अगला वीडियो में पढ़ेंगे न्यूक्लियोफाइल और स्पेशल जो 2 रिएक्शन एंड इंटरमीडिएट था उसके बारे में। लेकिन इसमें आप समझना यही है कि जो हम पढ़ रहे हैं ये सब चीज किताब में देखिएगा ना तो इस नाम का चैप्टर नहीं मिलेगा। जो चैप्टर से पढ़ना है 11 12 किसी भी बोर्ड में, तो क्वेश्चन तो यही सब बेसिक है, इसी सबसे आता है, इसी सबसे घुमा कर अंदर की बात और इस सबके हेल्प से पूरा पढ़ना आसान होता है कि इधर से देगा कंपटीशन। एग्जाम के लिए, क्लासिक एग्जाम के लिए तो सिर्फ लिख दिया है ये सब चैप्टर पढ़िए, उसमें इस नाम का चैप्टर नहीं रहेगा, लेकिन ये सब बहुत जरूरी है। इसलिए मकसद के लिए पढ़ेंगे तो ये सब पढ़ेंगे कि बेसिक भी हो, कंपटीशन में भी निकले, और इसी सब के हेल्प से हमको चैप्टर समझना है। तो पढ़ाई का मकसद हमने इंट्रोडक्शन, मोटिवेशन शुरू में बताया था कि क्या मकसद होता है, सही गलत कहानी जो किताब में होती है उसका क्या मकसद होता है, मकसद समझना होता है, पढ़ के क्या करना है, उससे क्या फायदा है, मकसद है, पढ़ने के बाद क्या हम आगे कर सकते हैं, कैसे ही सिर्फ पढ़ रहे हैं, किसी फायदे के लिए पढ़ रहे हैं, तो मकसद जो बताया था उस सबको समझिए। और साथ में जो हमारा सारा वीडियो सब है, जो बेसिक का है, या जो 9-10 का फिजिक्स, 9-10 का केमिस्ट्री, 9-10 का बायो, और ये केमिस्ट्री जो पूरा ऊपर कंपटीशन तक गया है, उस सब वीडियो का कौन वीडियो सब बेसिक में, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो में, और आगे कंपटीशन तक के लिए दिए वीडियो सब देखिए, कौन आपके लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए या फिर कंपटीशन के लिए, मकसद उसको समझिए और पढ़िए ताकि आपको इससे फायदा हो सके। लेकिन एक बात लिख लीजिएगा कि कमेंट में जरूर लिखिएगा कि ये वीडियो आप कहां से देख रहे हैं, ताकि आपको और हमको भी ये हौसला बना रहे, पढ़ने में फायदा हो, आसानी हो, और आपको भी पढ़ने में, हमको भी पढ़ाने में, वीडियो बनाने में मन लगे। सब वीडियो को देखिए, इससे फायदा उठाइए, कमेंट में लिखिए। धन्यवाद। Welcome to Chemistry Garden by S.K. Welcome to Hussain, Chemistry sir. Garden. Welcome to By Chemistry S.K. Garden. एस के Hussain हुसैन sir. सर के Welcome क्लास to केमिस्ट्री Hussain केमिस्ट्री sir. गार्डन में आपका By स्वागत है। S.K. Hussain, sir.